आज हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये 3 भागों में विभक्त है। भाग 1 जो है वो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है और इसमें संबंधित धाराएं हैं 1 से लेकर 55 तक। फिर भाग 2 जो है वो सबूत के विषय में है और इससे संबंधित धाराएं हैं 56 से लेकर 100 तक। और भाग 3 जो है वो साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव से संबंधित है, जिससे संबंधित धाराएं हैं 101 से लेके 167 तक धाराएं। तो यहाँ पे आप देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग। भाग 1 तथ्यों की सुसंगति, भाग 2 सबूत के विषय में और भाग 3 जो है वो साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव के संबंध में है। अब उसके बाद आप देखिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो भाग 1 है जो तथ्यों की सुसंगति से संबंधित है और धारा 1 से 55 तक है, तो ये 2 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अध्याय 1 जो है वो प्रारंभिक है जिससे संबंधित धाराएं हैं 1 से 5 तक, और अध्याय 2 जो है वो संबंधित है तथ्यों की सुसंगति के विषय में, जिससे संबंधित धाराएं जो हैं वो 5 से लेकर 55 तक है। अब भाग 2 जो है सबूत के विषय में, जिसमें 56 से लेकर 100 तक की धाराएं हैं, तो ये अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 से लेकर अध्याय 6 तक। तो अध्याय 3 जो है वो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, धारा 56 से लेकर 58 तक। और धारा अध्याय 4 जो है वो मौखिक साक्ष्य के विषय में, जो धारा 59 से लेकर 60 तक। और अध्याय 5 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, जो धारा 61 से लेकर 90A तक। और अध्याय 6 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में है। संबंधित धाराएं हैं धारा 91 से लेकर 100 तक। तो आपका भाग 1 2 अध्याय में विभक्त है। भाग 2 जो है वो आपका 4 अध्यायों में विभक्त है। और जो अंतिम भाग है भाग 3, ये साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, धारा 101 से लेके 167 तक। इसमें आपको मिलेंगे अध्याय 7 से लेके 11 तक, तो 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार यहाँ ये 5 अध्यायों में विभक्त है। तो भाग 1 जो है वो 2 अध्यायों में, भाग 2 जो है वो 4 अध्यायों में, और भाग 3 जो है वो 5 अध्यायों में। इस प्रकार कुल 11 अध्याय और 3 भाग हैं। तो भाग 7 जो है वो सबूत के भार के विषय में बताता है, धारा 101 से लेके 114A तक। अध्याय 8 जो है वो विबंध के बारे में बताता है, धारा 155 से लेके 117 तक। अध्याय 9 जो है वो साक्षियों के विषय में बताता है, धारा 118 से लेके 134 तक। और अध्याय 10 जो है वो साक्षियों की परीक्षा के विषय में है, धारा 135 से लेके 166 तक। और अध्याय 11 जो है वो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में बताता है, और इससे संबंधित जो धारा है वो धारा 167 है। तो देखिए भाग 1 के अंतर्गत धारा 1 से लेके 55 तक, इसमें अध्याय जो 1 है वो प्रारंभिक है, इसमें 1 से 4 तक धाराएं हैं। और अध्याय 2 जो है उसमें संबंधित धाराएं हैं 5 से लेके 11 तक। तो ये जो है वो देखिए कि तथ्यों की सुसंगति के विषय में जो है अध्याय 2 जो है वो विभक्त है। तो 5 से 11 तक के सेक्शन इसमें है। दूसरा स्वीकृतियों से संबंधित है 17 से 31 तक। उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है 32 से लेकर 33 तक। विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन 34 से 38 तक। किसी कथन में कितना साबित किया जाएगा, धारा 39। न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है, धारा 40 से लेकर 44 तक। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, धारा 45 से लेकर 51 तक। और शील कब सुसंगत है, धारा 52 से लेकर 55 तक। तो ये जो है वो आपके अध्याय 2 जो है उससे संबंधित है। अब भाग 2 जो है उसमें अध्याय 3 जो है वो तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, 56 से 58। अध्याय 4 जो है मौखिक साक्ष्य के विषय में है, धारा 59-60। अध्याय 5 जो है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में है, धारा 61 से लेकर 90A तक, जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में जो संबंधित धाराएं हैं, धारा 61 से लेकर 73A तक। लोक दस्तावेज जो है वो धारा 74 से लेकर 78 तक। दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं जो हैं वो 79 से लेकर 90A तक। और अध्याय 6 जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में है, धारा 91 से लेकर 100 तक। भाग 3 जो है वो साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, इससे संबंधित धाराएं हैं, धारा 101 से लेकर 167 तक की,
जिसमें अध्याय 7 जो है सबूत के भार के विषय में 101 से 114 तक, अध्याय 8 जो है वो विबंध से संबंधित है 115, 116 और 117, अध्याय 9 जो है वो साक्षियों के विषय में है धारा 118 से 134 तक, अध्याय 10 जो है वो साक्षियों की परीक्षा के विषय में धारा 135 से 166 तक, और अध्याय 11 जो है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण व अग्रहण के विषय में है, जो संबंधित धारा है इससे वो धारा 167 है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भाग 1 तथ्यों की सुसंगति के विषय में अध्याय 1 जो है वो प्रारंभिक है। इसमें संबंधित धाराएं जो है वो धारा 1 से लेकर 4 तक है। धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताती है। अध्याय 2 जो है धारा 2 जो है वो अधिनियमों का निरसन के बारे में बताती है। धारा 3 जो है वो निर्वचन खंड के बारे में बताती है। धारा 4 जो है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत के बारे में उपबंध करती है। अध्याय 2 जो है वो तथ्यों की सुसंगति के विषय में है। धारा 5 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 7 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम है। धारा 8 हेतुक तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। धारा 9 जो है वो सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 11 जो है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा की गई बातें। धारा 11 जो है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे। धारा 12 जो है नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। धारा 13 जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत हैं तब सुसंगत तथ्य। धारा 14 जो है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना या अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य के बारे में। धारा 15 जो है कार्य आकस्मिक या सहर्ष था इस प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले तथ्य के बारे में। धारा 16 जो है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है इस बारे में उपबंध करती है। अब स्वीकृतियों से संबंधित जो धाराएं हैं वो देखिए कि धारा 17 स्वीकृति की परिभाषा। धारा 18 स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा, प्रतिनिधि के रूप में वादकर्ता द्वारा, एक जो है विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा और उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है। धारा 19 जो है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। धारा 20 जो है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 21 जो है वो स्वीकृतियां का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा और उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 22 जो है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। धारा 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत है। धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी। धारा 24 उत्प्रेरणा, धमकी, वचन द्वारा कराई गए संस्वीकृतियां दांडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती हैं। धारा 25 पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना। धारा 26 जो है वो पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा दी गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। और धारा 27 अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितना साबित किया जा सकेगा। फिर धारा 28 जो है वो उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन के प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृतियां सुसंगत होती हैं। धारा 29 जो है अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। धारा 30 जो है साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती हैं विचार में लेना। और धारा 31 स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। अब देखते हैं उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। तो धारा 32 जो है कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या जो मिल नहीं सकता इत्यादि के बारे में। तो एक जो है जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। 2 अथवा कारोबार के अनुक्रम से में किया गया है। 3 अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है। 4 अथवा लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। 5 अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित है अथवा कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया है। 7 अथवा धारा 13 के खंड क में वर्णित समव्यवहारों से संबंधित दस्तावेज में किया गया है। 8 अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है। धारा 33 जो है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति।
विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। धारा 34 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है कब सुसंगत है। धारा 35 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियां की सुसंगति। धारा 36 जो है मानचित्र चार्टों या रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 37 जो है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रवृत्ति के तथ्य के बारे में सुसंगति। धारा 38 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। किसी कथन में कितना साबित किया जा सकेगा। धारा 39 जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत होंगे। धारा 40 द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। धारा 41 प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। धारा 43 धाराओं 40, 41, 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत है। धारा 44 निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुसंधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। धारा 45 विशेषज्ञों की राय। धारा 45A इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। धारा 46 विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य। धारा 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 47A इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 48 अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 49 प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 50 नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 51 राय के आधार कब सुसंगत है। शील कब सुसंगत है। धारा 52 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। 53 दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। धारा 53 कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। 54 उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। धारा 55 नुकसानी पर प्रभाव करने वाला शील। भाग 2 सबूत के विषय में अध्याय 3 तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 56 न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 57 वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। धारा 58 स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य के विषय में। धारा 59 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। धारा 60 मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। धारा 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य। धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य। धारा 64 दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। धारा 65 अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 65 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। धारा 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। धारा 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम। धारा 67 जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसे पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। धारा 67A इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में सबूत। धारा 68 ऐसी दस्तावेजों के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 69 जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। धारा 70 अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। धारा 71 जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। धारा 72 उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 73 हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित है। धारा 73A अंकीय चिन्हक के सत्यापन के बारे में सबूत। लोक दस्तावेजें 74 लोक दस्तावेजें 75 प्राइवेट दस्तावेजें 76 लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां 77 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत और 78 अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। धारा 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। धारा 80 साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 81 राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। धारा 81A इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्र के बारे में उपधारणा। 42 मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा।
धारा 83 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र या रेखांकनों के बारे में उपधारणा। धारा 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। धारा 85 मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा। धारा 85 इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा। धारा 85 भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा। धारा 85C इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा। धारा 86 विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। धारा 87 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। धारा 88 तार संदेशों के बारे में उपधारणा। धारा 88A इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा। धारा 89 पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। धारा 90 30 वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। धारा 90A 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। धारा 91 दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाएं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। धारा 92 मौखिक साक्ष्य, मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 93 संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 94 विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 95 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेजों के बारे में साक्ष्य। धारा 96 उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को ही लागू हो सकती है। धारा 97 तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठाक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। धारा 98 न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। धारा 98 दस्तावेजों के, यहाँ पे करेक्शन है, ये धारा 99 है। तो दस्तावेजों के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा? तो यही धारा 99 है। धारा 100 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। अब भाग 3 देखते हैं, सबूत के भार के विषय में। अध्याय 7 जो है सबूत के भार के विषय में। 101 सबूत का भार। 102 सबूत का भार किस पर होगा। 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। धारा 104 में साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। धारा 105 में यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। धारा 106 विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 107 उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात हो। धारा 108 यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है जीवित है। धारा 109 भागीदारी, भूस्वामी, अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत। और धारा 111 उन समव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। धारा 111A कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा 112 विवाहित स्थिति के दौरान में जन्मा होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। धारा 113 राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत। धारा 113A किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण में उपधारणा। धारा 113B दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। धारा 114 न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। धारा 114A बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा। अध्याय 8 विबंध। धारा 115 विबंध। धारा 116 अभिधारी का और कब्जाधीन व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। धारा 117 विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। अध्याय 9 साक्षियों के विषय में। धारा 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा। धारा 119 साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। धारा 120 सिविल वाद के पक्षकार और उसकी पत्नियों और पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी। धारा 121 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। धारा 122 विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचना। धारा 123 राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। धारा 124 शासकीय संसूचनाएं। धारा 125 अपराधों के करने के बारे में जानकारी। धारा 126 वृत्तीय संसूचनाएं।
धारा 127, धारा 126 दुभाषित आदि को लागू होना। धारा 128 साक्ष्य देने के लिए स्वयं उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता। धारा 129 विधि सलाहकारों से गोपनीय सूचनाएं। धारा 130 जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। धारा 131 उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। धारा 132 इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। धारा 133 सह अपराधी। धारा 134 साक्षियों की संख्या। अध्याय 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में। धारा 135 साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। धारा 136 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। धारा 137 मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। धारा 138 परीक्षाओं का क्रम। धारा 139 किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। धारा 140 सील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्य। धारा 141 सूचक प्रश्न। 142 उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए। 143 उन्हें कब पूछा जा सकेगा। धारा 141 लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। धारा 145 पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा और धारा 146 प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। धारा 147 साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। धारा 148 न्यायालय भी निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाए और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। धारा 149 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा। धारा 150 युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। धारा 151 अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। धारा 152 अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। धारा 153 सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 154 पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। धारा 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। धारा 156 सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। धारा 157 उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। धारा 158 साबित करने के बारे में जो कथन धारा 32 व 33 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। धारा 159 स्मृति ताजी करना। धारा 160 धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। धारा 161 स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। धारा 162 दस्तावेजों का पेश किया जाना। धारा 163 मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। धारा 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसकी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। धारा 165 प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। धारा 166 जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति। अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। धारा 167 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। धन्यवाद।